हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने यह बता रखा है कि गॉस का नियम क्या होता है। आज हम उसी गॉस के नियम का अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। गॉस के नियम का अनुप्रयोग में सबसे पहला नंबर हम बात करेंगे चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। गॉस का नियम के अनुप्रयोग में हम बात करेंगे आज चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। हम पॉइंट ए का बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, हम देखेंगे गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हमको चालक आवेशित गोले को बनाना पड़ेगा। एक यहाँ पर गोला है और ये जो गोला है ये गोला है चालक आवेशित गोला। इस चालक आवेशित गोले को जो भी आवेश देंगे वो आवेश इसके पूरे सतह पर, अगर इसको हम मान लेते हैं Q आवेश दे रहे हैं तो वो Q आवेश इसके पूरे सतह पर फैल जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम इसको Q आवेश दिए हैं और ये Q आवेश जो है हम दिए हैं इस पर, वो आवेश धनात्मक आवेश इसको हम दिए हैं। तो ये सभी धनात्मक आवेश इस गोले के, इस चालक गोले के पूरे सतह पर क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। मतलब कि अगर हम किसी चालक आवेशित गोला को कोई भी आवेश देते हैं तो वो आवेश इस गोले के पूरे सतह पर समान रूप से फैल जाता है। देख सकते हैं आप, इस तरह से फैल रहा है। इस गोला का अपना कुछ ना कुछ एक सेंटर होगा, केंद्र, उसको हम O मानते हैं। और इस सेंटर से इस गोले के परिधि तक की दूरी को हम मान रहे हैं त्रिज्या R। इस गोला का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, एक सेंटर होगा, उसको हम O नाम दिए हैं। और ये जो गोला है, ये गोला का त्रिज्या हम बड़ी R मान रखे। मतलब कि इस गोला का जो त्रिज्या है वो है बड़ी R है, चालक आवेशित गोला। तो ये जो हमने बनाया है दोस्तों, यही है चालक आवेशित गोला। इसी चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र हम देखेंगे। इस चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तो हम देखेंगे, लेकिन ए नंबर में हम गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र को देखेंगे। मतलब कि ये जो गोला हमने बनाया है, इस गोले से बाहर किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करेंगे। इस गोले के बाहर, यहाँ पर बोल रहा है गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, तो इस गोले के बाहर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र को देखेंगे। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु P की दूरी हम इस गोले के सेंटर से लेंगे। ठीक है, तो इस बिंदु P की दूरी हम इस गोले के जो भी सेंटर है उस सेंटर से इस बिंदु P की दूरी को हम लेंगे। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे हम। तो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं वो है छोटी R। इस चालक आवेशित गोले का जो भी सेंटर है, उस सेंटर से इस गोले के बाहर एक बिंदु जो P है, उस बिंदु P तक की दूरी को हम R माने। ठीक है, मतलब कि इस गोले के सेंटर से उस बिंदु P तक की दूरी को हम कितना लिए हैं, R लिए हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं, ये हो गया बड़ी R और ये हो गया छोटी R। इन दोनों में से ये छोटी R जो है वो बड़ा है बड़ी R से। बड़ी R देखिए इतना सा है,
और छोटी आर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि बड़ी आर से बड़ा होगा छोटी आर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब हम गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र को देखते हैं तब बड़ी आर और छोटी आर, इन दोनों में छोटी आर बड़ा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P इस चालक आवेशित गोले के बाहर है और इस बिंदु P पर हम लगाना चाहते हैं गॉस का नियम। ठीक है, इस बिंदु P पर हम लगाना चाहते हैं गॉस का नियम। गॉस का नियम जहाँ पर भी हमको लगाना होता है वहाँ पर हमको सबसे पहले एक बंद सतह का कल्पना करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P बिल्कुल गोले के बाहर है। तो यहाँ पर हम अभी गॉस का नियम नहीं लगा सकते हैं। तो गॉस का नियम को लगाने के लिए हमको सबसे पहले इस बिंदु P पर गॉस का नियम लगाने के लिए सबसे पहले इस बिंदु P को हमको एक गॉसीय सतह से बंद करना पड़ेगा। तो इस बिंदु P पर गॉस का नियम अभी हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि गॉस का नियम वहाँ पर लगता है जहाँ पर एक बंद सतह हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P बिल्कुल इस आवेशित चालक गोला के इस बंद सतह के बिल्कुल बाहर है। तो यहाँ पर इस बिंदु P पर कोई भी बंद सतह नहीं है। तो यहाँ पर हम गॉस का नियम नहीं लगा सकते हैं। तो इस बिंदु P पर गॉस का नियम लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस बिंदु P को हमको एक बंद सतह से इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके यहाँ पर गॉस का नियम लगेगा। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर P बिंदु पर गॉस का नियम लगाने के लिए सबसे पहले इस बिंदु P को हम एक गॉसीय पृष्ठ से बंद करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु P था, इस बिंदु P को हमने एक सतह से बंद कर दिया है और गॉस का नियम वहाँ पर लग सकता है जहाँ पर एक बंद सतह हो। अब दोस्तों, इस बिंदु P पर हम गॉस का नियम लगा सकते हैं। इसको हम बोलेंगे दोस्तों गॉसीय सतह, इसको हम पृष्ठ कहते हैं। जो बिंदु P है, इस बिंदु P को एक सतह से बंद किया है। इस सतह को हम बोलते हैं गॉसीय सतह या गॉसीय पृष्ठ। ये बिंदु P है, इस P को हम यहाँ पर, इसको हम P यहाँ पे लिखते हैं। ये जो गॉसीय सतह है, गॉसीय पृष्ठ है, इस गॉसीय पृष्ठ का अपना कुछ न कुछ क्या होगा? एरिया होगा। ये जो हमने एक गॉसीय सतह बनाया है एक गोले के रूप में, इस गोले का, इस सतह का, इस पृष्ठ का कुछ न कुछ अपना एक क्या होगा? एरिया होगा। उस एरिया को हमने ए माना है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने ए मान रखा है। हमको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे गॉसीय पृष्ठ का जो भी एरिया है A, उसका एक छोटा सा हिस्सा हम कहाँ पे मानेंगे? P बिंदु पर। मतलब कि इस बड़े से गोले का गॉसीय पृष्ठ या गॉसीय सतह का जो भी एरिया होगा A, इस बड़े से एरिया का हम एक छोटा सा एरिया हम P बिंदु पर मानेंगे। जैसा कि हमने बताया दोस्तों, ये जो बिंदु है, ये बिंदु है P बिंदु है। इस बड़े से एरिया का क्षेत्रफल का हमने एक छोटा सा हिस्सा, यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल लिया है। तो ये जो क्षेत्रफल है दोस्तों, ये क्षेत्रफल
ए, ये क्षेत्रफल इस बड़े से क्षेत्रफल ए का एक छोटा सा क्षेत्रफल है, उसको हम ए से दिखाया है। चूँकि ये छोटा क्षेत्रफल है इसलिए दोस्तों हम इसमें डी लगाएंगे। इस बड़े से एरिया का ए का क्षेत्रफल का हम अगर एक छोटा सा एरिया क्षेत्रफल मानेंगे तो उसमें हमको डी लगाना पड़ेगा। डी का मतलब होता है दोस्तों छोटा सा। इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल डी ए है। चीज़ बता चुके हैं, क्षेत्रफल सदिश, इसको हमने इससे पीछे वाले लेक्चर्स में बताया है। क्षेत्रफल सदिश, अगर कहीं पर कोई भी एरिया दे रखा है तो इस एरिया का क्षेत्रफल जो भी होता है, मान लेते हैं हम ए है क्षेत्रफल इसका, तो इसका इस एरिया का इस सतह का क्षेत्रफल सदिश जो है इस सतह के लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश देख सकते हैं यहाँ से आप, इस सतह के यहाँ पर लंबवत गया है, लंबवत, इसी को बोलते हैं दोस्तों क्षेत्रफल सदिश। इसको दिखाते हैं हम कैसे, यहाँ से ए लिखेंगे और इस पर हम एक वेक्टर चिन्ह को लगाएंगे तो इस क्षेत्रफल का भी क्षेत्रफल सदिश होगा। ठीक है, तो उस क्षेत्रफल सदिश को अगर हम यहाँ पर बनाएं तो इस सतह के लंबवत बाहर की तरफ होगा क्षेत्रफल सदिश को दोस्तों हम जो भी क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल सदिश को दोस्तों हम कैसे सूचित करते हैं, इसको हम जो भी क्षेत्रफल होता है जिसके लंबवत है ये क्षेत्रफल सदिश, उस क्षेत्रफल को लेते हैं डीए और उस पर हम लगाते हैं एक वेक्टर चिन्ह। तो ये दोस्तों होता है क्षेत्रफल सदिश को दिखाने का संकेत। इस क्षेत्रफल डीए के लंबवत होगा बाहर की तरफ क्षेत्रफल सदिश। और हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में भी पढ़ा है। ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र, इसको हम ई से दिखाते हैं। ठीक है, ये प्लस आवेश से होती है दूर और ये विद्युत क्षेत्र माइनस आवेश के होती है करीब। ये सभी जो है ये सभी हैं प्लस आवेश। गोला जो हमने बनाया है ये गोला है धन आवेशित, मतलब कि प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है क्या होती है, दूर होती है। प्लस आवेश से क्या होती है, दूर होती है। तो इन सभी प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है इस छोटे से एरिया से क्या होगी, दूर होगी। इस तरह से इसको हम ई से दिखाते हैं और इस पर हम एक वेक्टर चिन्ह लगाते हैं। और यहाँ पर जो धन आवेश है, इस धन आवेश के कारण ये जो विद्युत क्षेत्र है ये इस छोटे से एरिया से क्या होगी, दूर होगी। जब क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर और विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर दोनों की दिशा एक ही तरफ हो तो हम इन दोनों के बीच कोण, एंगल को मानते हैं 0 डिग्री। दोनों का डायरेक्शन, दोनों की दिशा एक ही दिशा में हो, एक ही तरफ हो तो वहाँ पर थीटा होता है 0 डिग्री। अब हम इस छोटे से एरिया डीए का हम निकालेंगे फ्लक्स। जो फ्लक्स है, फ्लक्स को हम फाई से सूचित करते हैं और फाई बराबर हमने सूत्र बताया था ई वेक्टर और डी ए वेक्टर को क्या कर दो, गुना कर दो। तो यहाँ से लिखेंगे ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है और वहाँ से हमको निकलेगा फ्लक्स। चूँकि दोस्तों देख सकते हैं आप, ये एरिया जो है, ये एरिया, ये छोटा सा एरिया है, तो छोटे से एरिया का डीए का छोटा सा फ्लक्स निकलेगा। क्योंकि एरिया जो है वो छोटा सा है, इसीलिए दोस्तों
इसमें फ्लक्स जो है वो भी छोटा सा निकलेगा। फ्लक्स है फाई, ये भी छोटा सा निकलेगा। छोटा सा के लिए हम डी लगाते हैं, तो यहाँ से डी फाई बराबर आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ से आप आगे भी कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं डी फाई बराबर, यहाँ से सिंपल ई लिख देंगे, वेक्टर चिन्ह को हटा देंगे, और यहाँ से सिंपल डी ए लिख देंगे, वेक्टर चिन्ह को हटा देंगे, और यहाँ इन दोनों के बीच जो ये डॉट है, डॉट को भी यहाँ से हटा देना है। ये जो डॉट है, ये डॉट जब हटता है तो आता है दोस्तों यहाँ पर कॉस थीटा। तो यहाँ से डी फाई बराबर आ जाएगा ई, यहाँ से आ जाएगा डी ए, यहाँ से लिख सकते हैं कॉस, ये थीटा जो दिख रहा है दोस्तों आपको, ये थीटा का मान है 0 डिग्री। तो यहाँ से आप दोस्तों कॉस का कॉस लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू, ये जो थीटा है, थीटा का वैल्यू आप 0 डिग्री बैठा सकते हैं। तो यहाँ से डी फाई बराबर आ जाएगा ई, फिर से डी ए, कॉस 0 का मान होता है दोस्तों 1। तो यहाँ से डी फाई बराबर, जब हम ई डी ए को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे गुना का संबंध है, जब ई डी ए को 1 से गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ई डी ए, मतलब कि ई डी ए आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो निकला है दोस्तों, ये निकला है इस छोटे से एरिया डी ए का फ्लक्स। हमको क्या करना है दोस्तों, हमको इस पूरे सतह पर, ये जो पूरा एरिया हमने बनाया था, ये जो पी बिंदु को हम पूरे एरिया से घेरे थे, इस पूरे गॉसीय सतह या पृष्ठ का फ्लक्स को निकालना है। ये जो आपके पास छोटा सा फ्लक्स आया है डी फाई, इस डी फाई का आप समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने से ये होगा दोस्तों, इस पूरे सतह का फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको ज्ञात करना है संपूर्ण सतह का फ्लक्स। और ये जो फ्लक्स निकला है दोस्तों डी फाई, ये निकला है छोटे से एरिया का। तो हमको छोटे से एरिया का फ्लक्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूरे एरिया का। ये जो हम बनाए हैं पूरे एरिया का गॉसीय सतह, इस पूरे एरिया का फ्लक्स चाहिए। तो पूरे एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए जो छोटे से एरिया का फ्लक्स निकला है डी फाई, इस डी फाई का आप क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। तो संपूर्ण सतह का फ्लक्स निकालने के लिए, संपूर्ण सतह का फ्लक्स फाई को ज्ञात करने के लिए हम ये जो छोटे से एरिया का फ्लक्स निकला है डी फाई, इस डी फाई का हम समाकलन कर देंगे। ये जो है समाकलन, इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है दोस्तों, हम पूरे सतह का फ्लक्स को निकाल रहे हैं। तो पूरे सतह का, संपूर्ण सतह का फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से घेर देंगे। ये घेरने का मतलब ये हुआ कि हम इस पूरे सतह का फ्लक्स को ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं फाई बराबर इंटीग्रेशन, ये जो डी फाई है, डी फाई का मान यहाँ पर दिया गया है ई डी ए, तो डी फाई के जगह पर हम लिख सकते हैं ई डी ए। फाई बराबर होगा, यहाँ से देख सकते हैं ये जो ई है, ई बाहर निकल जाएगा। ये जो ई है, ये ई अचर है, कांस्टेंट है, इसीलिए जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन, इस समाकलन से बाहर हो जाता है। तो यहाँ से हम इस ई को बाहर कर लेंगे और अंदर में बचेगा डी ए। तो यहाँ पर हम एक रफ बता रहे हैं, रफ के अंदर हम ये कर रहे हैं, अगर कहीं पर दोस्तों इंटीग्रेशन dx दिया गया हो तो इस dx का इंटीग्रेशन समाकलन होता है दोस्तों x,
अगर कहीं पर दोस्तों इंटीग्रेशन dy दिया गया है तो इस dy का इंटीग्रेशन होता है y। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हम फाई लिखेंगे बराबर ई का ई लिखेंगे और इस dA का इंटीग्रेशन दोस्तों हो जाएगा a। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x हुआ और dy का इंटीग्रेशन y हुआ, उसी तरह से दोस्तों ये जो dA है dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा a। एरिया कहते हैं कि फाई बराबर ई का तो ई लिख सकते हैं इनटू ये जो एरिया है ये एरिया इस पूरे गॉसिय पृष्ठ का एरिया निकला है a। तो इस पूरे गॉसिय पृष्ठ, ये जो पूरा गॉसिय पृष्ठ है, ये गॉसिय पृष्ठ एक गोले के रूप में है। ठीक है, ये जो गॉसिय पृष्ठ है ना, ये गॉसिय पृष्ठ एक गोले के रूप में है। तो गोले का जो भी एरिया होगा उस एरिया का मान हम इस एरिया की जगह रखेंगे। तो हम जैसा कि जानते हैं इस गोले का, ये जो गॉसिय पृष्ठ हमने बनाया है, इस गोले का एरिया जो होता है a, ये जो a होता है a, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। a के जगह पर हम लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों फाई बराबर आ गया e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फाई बराबर निकला है e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब हम फ्लक्स निकालते हैं गॉस के नियम से। अब हम फ्लक्स निकालेंगे गॉस के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गॉस के नियम से फ्लक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं गॉस का नियम का फ्लक्स फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इससे पिछले वाले वीडियो में बता रखा है कि गॉस के नियम से फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इससे पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं फाई बराबर सिग्मा क्यू का मतलब ये होता है इस गॉसिय पृष्ठ के अंदर हम बोल सकते हैं कुल कितना आवेश है, क्यू आवेश है। तो यहाँ से ये जो सिग्मा क्यू है, ये सिग्मा क्यू का मान दोस्तों, जो सिग्मा क्यू है, ये सिग्मा क्यू का मान हो जाएगा क्यू। चूँकि ये जो सिग्मा क्यू होता है, सिग्मा क्यू इस गॉसिय पृष्ठ के अंदर जितना भी कुल आवेश उपस्थित है उसके बराबर होता है। तो सिग्मा क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू, काहे कि इस गॉसिय पृष्ठ के अंदर टोटल कुल कितना आवेश है, क्यू आवेश है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिग्मा क्यू बराबर क्यू। तो यहाँ से सिग्मा क्यू का मान हम रख सकते हैं क्यू, फिर बटे, और यहाँ से लिख देंगे हम एप्सिलॉन नॉट। ये दोस्तों हो जाएगा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 में जो ये फाई है और समीकरण 2 में ये जो फाई है, दोनों का लेफ्ट में देखिए फाई, यहाँ भी फाई है, तो दोनों का लेफ्ट बराबर है। जब दोनों का लेफ्ट बराबर है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का ये जो राइट है, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चूँकि समीकरण 1 का लेफ्ट में फाई है और समीकरण 2 का भी लेफ्ट में कितना है, फाई है। दोनों के लेफ्ट में फाई है। जब दोनों के लेफ्ट में फाई हो, बराबर हो, जब दोनों का लेफ्ट बराबर हो तो इसका राइट भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ये फाई बराबर है, इसलिए इसका राइट और इसका राइट आपस में क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
E इंटू 4πr² बराबर Q/ε0, Q/ε0। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब दोस्तों, ये जो E है विद्युत क्षेत्र E, इससे जो है ये जो लिखा है 4πr², ये यहाँ पर गुना में है। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो E है और ये यहाँ पर, ये जो E है और यहाँ पर जो है 4πr², इन दोनों के बीच गुना का संबंध है। तो ये जो 4πr² है ये गुना में है, इधर साइड से उठा के वो साइड भेजेंगे, मतलब कि इस साइड में ये गुना में है और उस साइड में जाएगा तो वो भागा में हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ से E बराबर आ जाएगा मेरे पास, ऊपर में कितना है Q बटा कितना है ε0। ये देखिए यहाँ पर गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, तो हो जाएगा 4πr²। E बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे Q बटे ये 4π, यहाँ पर जो ये 4π है इसको, और ये जो ε0 है इसको और इस सभी को एक जगह लिख देंगे, मतलब कि 4π को लिख दिए और यहाँ से हम ε0 को एक साथ लिख देंगे और इस r² को हम साइड करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से E बराबर आ जाएगा मेरे पास Q बटे 4πε0 r²। यहाँ जो Q है, इस Q को हम लिख सकते हैं Q गुना 1। चूँकि 1 से गुना करेंगे तो फिर से मेरे पास Q ही आ जाएगा, इसलिए मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं Q गुना 1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से E बराबर, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 1 है, इस 1 को इस 4πε0 के साथ हम ले लेंगे, मतलब कि इस तरह से ये जो 1 है, 1 को हमने किसके साथ ले लिया 4πε0 के साथ, कि 1/4πε0 जो होता है वो बराबर होता है K के। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि 1/4πε0 वो बराबर होता है K के। तो यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/4πε0 को हम K लिख देंगे, उस तरह से। यहाँ पर बचेगा Q, तो Q लिखेंगे, नीचे में बचेगा r²। तो यही दोस्तों होगा इस चालक आवेशित गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ/r²। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें एवं और दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।